सांख्य दर्शन के विकासवाद की अब तक हमने बात की और हमने देखा कि सांख्य दर्शन जो है वह पुरुष और प्रकृति के सानिध्य से किस प्रकार से विकासवाद की व्याख्या करता है। तो ये जो सांख्य का विकासवाद है कितना संतोषप्रद है, उसका आलोचना की जा सकती है क्या, और आलोचना जो है वह किन किन पहलुओं को ध्यान में रखकर, किन किन तर्कों को ध्यान में रखकर सांख्य दर्शन की आलोचना की जाती है, उस संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सांख्य जो है वह द्वैतवाद का समर्थक है। द्वैतवाद उस तत्व शास्त्रीय सिद्धांत को कहते हैं जो दो प्रकार के तत्वों की सत्ता में विश्वास करता है। तो सांख्य जो है वो दो प्रकार के तत्वों को मानता है, वह है पुरुष और प्रकृति। ये दोनों तत्व एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। प्रकृति अचेतन है परंतु पुरुष जो है वह चेतन है। प्रकृति सक्रिय है परंतु पुरुष जो है वह निष्क्रिय है। दोनों तत्व जो हैं वह एक दूसरे से नितांत स्वतंत्र हैं। प्रकृति से पुरुष का निर्माण असंभव है, पुरुष भी प्रकृति का निर्माण करने में असमर्थ है। इस प्रकार सांख्य का भौतिकवाद या अध्यात्मवाद का खंडन कर द्वैतवाद का मंडन करता है। हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो है उसमें पुरुष और प्रकृति के सहयोग से संपूर्ण विश्व जो है वह निर्मित होता है। यहाँ पर यह कह देना ज़रूरी है कि पुरुष और प्रकृति का संबंध दो भौतिक पदार्थों की तरह नहीं होता। यह अद्भुत संबंध है जो एक दूसरे को प्रभावित करता है। जिस प्रकार का विचार का प्रभाव जो है वह शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार पुरुष का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। प्रश्न ये उठता है कि पुरुष और प्रकृति आपस में संबंधित कैसे होते हैं, दोनों का संबंध किस प्रकार का है। सांख्य दर्शन की यह समस्या बहुत गंभीर है और बहुत कठिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे उन्होंने पुरुष और प्रकृति के संबंध की समस्या को बहुत गंभीर बताया था। सचमुच जब दोनों में विरोध है तो फिर संयोग का प्रश्न निरर्थक हमें लगने लग जाता है, परंतु दोनों का संयोग है वह भी परमावश्यक है, क्योंकि पुरुष का प्रकृति से संयोग के फलस्वरूप ही प्रकृति की साम्यावस्था जो है वह टूटती है, जिसके फलस्वरूप विकास की क्रिया का आरंभ हो जाता है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि से लोहे को चुंबक की सन्निधि जो है वह लोहे को चलायमान कर देती है, उसी प्रकार पुरुष की सन्निधि जो है वह प्रकृति को क्रियाशील कर देती है। इस उपमा के अतिरिक्त पुरुष और प्रकृति के संयोग को अंधे और लंगड़े के सहयोग की उपमा भी दी गई है। कथा है कि जंगल में एक समय एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति था। दोनों एक दूसरे के सहयोग से जंगल से पार हो गए। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और लंगड़े ने पथ प्रदर्शन किया। इस प्रकार दोनों जंगल से बाहर हो गए। प्रकृति और पुरुष का संयोग भी ऐसा ही माना गया है। प्रकृति को अंधे के सदृश और पुरुष को लंगड़े के सदृश माना गया है। जिस प्रकार लंगड़ा अंधे का पथ प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति का पथ प्रदर्शन करता है। अचेतन प्रकृति चेतन पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करने के लिए जगत का विकास करती है। प्रकृति का विकास प्रयोजनात्मक है। प्रकृति अचेतन होने के बावजूद प्रयोजन संचालित होती है। इसलिए सांख्य का सिद्धांत अचेतन प्रयोजनवाद का सिद्धांत कहलाता है। जिस प्रकार गाय के स्तन से अचेतन दूध बछड़े के पालन पोषण के लिए प्रवाहित होता है, या जिस प्रकार अचेतन वृक्ष मनुष्यों के भोग के लिए फल का निर्माण करता है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति जो है पुरुष के लाभ के लिए विकास करती है। विकास का उद्देश्य पुरुषों के भोग में सहायता प्रदान करना है। पुरुष के मोक्ष के निमित्त प्रकृति जगत का प्रलय करती है। पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य के ज्ञान के कारण ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुष अनेक हैं, इसलिए कुछ पुरुषों के मोक्ष के बाद भी अन्य पुरुषों के भोग के लिए विश्व की सृष्टि होती है। सक्रिय रहना प्रकृति का स्वभाव है। मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही साथ प्रकृति की क्रिया रुक जाती है। जिस प्रकार दर्शकों के मनोरंजन के बाद नर्तकी नृत्य करना बंद कर देती है, उसी प्रकार पुरुष के विवेक ज्ञान के बाद प्रकृति सृष्टि से अलग हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति निरंतर किसी न किसी रूप में पुरुष की अपेक्षा महसूस करती है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम पुरुष और प्रकृति के संबंध के मूल्यांकन के संबंध में विचार करेंगे।